बुआ का दुखड़ा सुनना मेरी दिनचर्या में शामिल था। रोज दोपहर में वो भनभनाती हुई चली आती और रोना लेकर बैठ जाती। क्या बताऊं सुधा, बेटों को पाल पोस कर कितने जतन से बड़ा करूं और बहुएं ने उन्हें ऐसे छीन ले जाती है जैसे सब उन्हीं का हो। अरे हम तो जैसे कुछ है ही नहीं। आपने तो जैसे कभी किसी का पाला पलाया छीना ही नहीं है। क्यों बुआ? मेरे पति ने अकारण ही हस्तक्षेप कर दिया। आपकी तीनों बेटियां भी तो पले पलाए छीन कर बैठी है। मैंने आंखें तैरते कर पति को मना करना चाहा, मगर अखबार एक तरफ फेंक वो बोलते ही चले गए। मेरे माँ भी कहती है शादी के बाद मैं सुधा का ही होकर रह गया हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आता। जब बहुओं से इतनी ही जलन होती है तो उन्हें तामझाम के साथ घर लाने की क्या ज़रूरत होती है। बेटे की शादी करने से पहले हर माँ को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब उसे बेटा किसी और को सौंपना है। जैसे लड़की के माँ बाप सोच लेते हैं एक नया घर बनता है, बुआ लड़के पर जिम्मेदारी पड़ती है, वह भी कई रिश्तों में बढ़ जाता है। ऐसे में माँ का यह सोचना कि वह अभी भी दुधमुहा बच्चा बनकर उसका पल्लू थामे राजा बेटा ही बना रहे, तो यह उसके प्रति अन्याय होगा। नाना सुधीर, माँ का पल्लू क्यों पकड़े बेचारा? राजा बेटा वह हूर जो मिल गई है पल्लू देने को। बुआ ने हाथ झटक दिया। मैं विषय उलझना नहीं चाहती थी, पर लाख इशारों के बाद भी पति मान नहीं रहे थे। वो बोले, हूर लाता कौन है? तुम ही तो डेक बजाकर सैकड़ों लड़कियां देख अपनी बहू लाई थी। फिर रोज रोज बहू का रोना लेकर क्यों बैठ जाती हो? उसे आए 2 महीने ही तो हुए हैं, नई नई शादी हुई है। तुम्हें तो बहू को लाड़ प्यार से अपने काबू में रखना चाहिए। कभी तुम भी तो किसी की बहू बनी थी। लाड़ प्यार करे मेरी जूती, मैं पीछे पीछे घूमने वालों में से नहीं हूँ। देख सुधीर, मुझे विशु का उसकी ससुराल वालों से ज़्यादा मेल जोल पसंद नहीं है। 3 दिन से उसका छोटा भाई आया हुआ है, बाहर पढ़ता है ना, इसीलिए छुट्टियों में बहन के घर चला गया। तो क्या हुआ, तुम भी 3-3 महीने अपने बेटियों का घर रह आती हो। वह तो फिर भी छोटा भाई है। वाह वाह, मैं तो इलाज कराने को ही सही, पर दामाद ने भरपूर सेवा तो की। तुम स्वयं ही तो सुनाती रही हो, क्या तुम्हारा दामाद किसी का पाला पलाया बेटा नहीं है? तब तो तुम्हारी समधिन भी तुम्हारी तरह ही चिकती चिल्लाती होगी। सुधीर बुआ का चेहरा फक पड़ गया। उनका चेहरा देख मुझे घबराहट होने लगी। मैं कभी बुआ की बातों को काटती नहीं थी, हमेशा यही सोचती क्यों बुजुर्ग औरत का मन दुखाओ, 2 घड़ी मन हल्का कर के भला मेरा क्या ले जाती है। परंतु पति का उन्हें आईना दिखाना देना मुझे आवश्यकता सा लगा। मेरे पति आगे बोले, अपनी बेटी पराई घर में जाकर चाहे जो नाच नचाए, परंतु बहू का ऊंची आवाज़ में बात करना भी तुम्हें खलता है। अच्छा बुआ, घर में सुख शांति रखने का एक गुरु मंत्र लोगी? मुझे से बोलो। बुआ का कुछ न बोली, गुस्सा से इन्हें घूरती रही। पति बातें करते रही, परंतु बुआ चली गई। मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर प्रत्यक्ष में मैं मौन ही रही। समय ने अतीत को पीछे धकेल दिया था, परंतु एक घाव सदा मेरे मांस पटल पर हरा रहा। चाहती तो पति को फटकार कर बुआ के अपमान पर नाराजगी प्रकट कर सकती थी, मगर ऐसा किया नहीं। शायद मैं भी बुआ को आईना दिखाना चाहती थी। यही बुआ थी जिन्होंने कभी सासू माँ का पैर इस घर में जमने नहीं दिया था। मुझे अपनी सास नेहरी गया से लगी। पता नहीं क्यों सासू माँ ने मुझे अपना नहीं समझा था। बुआ के सामने चुप रहने वाली सासू माँ मेरे सामने सरनी सी बन जाती थी। शायद अपने साथ अन्याय का प्रतिकार सासू माँ मुझसे लेना चाहती थी। मुझसे मन की बात कभी ना करती और जरा जरा सी बात मेरे पति के कानों में जा डालती, जिसका प्रभाव अक्सर हमारी गृहस्थी पर पड़ता। हम आपस में झगड़ा करते, जिसकी कोई वजह हमारे पास होती ही नहीं थी। एक शाम मायके में से मेरे भाई की सगाई का पत्र आया तो मैं खुशी खुशी अम्मा को सुनाने दौड़ी, पर मेरी प्रसन्नता पर कुठाराघात हो गया। वो गुस्से से बोली, बस बस, हमारे घर में मायके की ज़्यादा चर्चा करने का रिवाज नहीं है। मैं अवाक रह गई और पति के सामने रो पड़ी। इस घर में ब्याह दी गई। इस घर का अर्थ यह तो नहीं कि मेरे मायका समाप्त हो गया। उस दिन पहली बार मेरे पति को माँ पर क्रोध आया था। मेरे मन में अम्मा के लिए संजोया सम्मान धीरे धीरे समाप्त होने लगा। यह सत्य है, अम्मा ने जो कुछ अपने ससुराल से पाया था वही मुझे लौटा रही थी, मगर क्या यह न्याय संगत था? तब
उन्होंने अम्मा से कहा था, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए अम्मा। तुम बबुल का पेड़ बो कर आम के फल की उम्मीद कैसे कर सकती हो? बिना वजह सुधा का मन दुखाओगी तो घर में सुख शांति कैसे रहेगी? इज्जत चाहती हो तो इज्जत देना भी सीखो। उसकी खुशी में भी तुम हमें खुश होने चाहिए। अरे विपरीत आंखें लिए अम्मा मुझे यूँ घूरने लगी मानो पति ने मेरी वकालत कर किसी की हत्या जैसे अपराध कर दिया हो। वो तुनक कर बोली, यह कल की आई तुझे इतनी प्यारी हो गई जो मुझे समझाने चला आया, जोरू का गुलाम। उसी पल से अम्मा मेरी प्रतिदृष्टि बनी गई। कभी रुपये चोरी हो जाने का इल्जाम मुझ पर लगता और कभी यह आरोप लगता कि अपनी नंदों की पूरी देखभाल नहीं करती। धीरे धीरे पति ने हस्तक्षेप करना छोड़ दिया। 20 वर्ष बीत गए जाने पर भी अम्मा मुझे स्वीकार नहीं कर पाई। पति पर जोरू का गुलाम होने का ठप्पा आज भी लगा है। अम्मा और मैं नदी के दो किनारों की तरह जीते हैं। मैं हैरान थी कि मेरी नंदों के घर में अम्मा का पूरा दखल है, मगर मेरे मायके से किसी का आना उन्हें पसंद नहीं। अम्मा जो स्वयं बुआ और अपनी सास के दुर्व्यवहार से आजीवन अपमानित होती रही, क्यों मेरे मन की पीड़ा समझ नहीं पाई? मैं उनके बेटे की पत्नी हूँ, उनकी प्रतिदृष्टि नहीं। बुआ तो चली गई मगर अपने पीछे करवाहट का गहरा धुआं छोड़ गया। पति पूरी तरह चिल्ला रहे थे, पता नहीं प्रकृति ने स्त्री को ऐसा क्यों बनाया है। 10-10 पुरुष एक साथ रह लेते हैं, लेकिन 2 औरतें जब भी साथ रहेगी अधिकारों को लेकर लड़ेगी। विशेषकर अपना बेटा बहू के साथ बांटने में औरत को बड़ी तकलीफ होती है। हर घर में तो ऐसा नहीं होता। मैंने उन्हें टोका। हाँ सच कहती हूँ, 10% घर ऐसे होंगे जहाँ सास बहू में तालमेल होता होगा, वरना 90% तो ऐसे ही हैं जिनमें अमन चैन नहीं है। सास अच्छी है तो बहू नकचड़ी, और कहीं बहू सेवा करने वाली हो तो सास मेरी माँ और बुआ जैसी। सत्य तो यह है कि झगड़ा होता ही नहीं, सिर्फ उसे पैदा किया जाता है। भाई सीधे सी बात है, बेटा काबू में रखना हो तो बहू की बस में करो, उससे प्रेम करो। वह बस में रहेगी तो बेटा भी पीछे पीछे खींचा चला आएगा। और पति को बस में रखना हो तो क्या बहू को सास को बस में रखना चाहिए ताकि बेटा बहू के बस में रहे? मेरी इस बात पर पति हंस पड़े। नहीं, ऐसा नहीं है। बहू बाहर से आती है, उसे विश्वास में लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेटा तो अपना ही होता है, उसे उतना प्यार बढ़ाने की भला क्या ज़रूरत होती है? मज़ा तो तब है जब पढ़ाई को अपना बनाओ, मगर होता उल्टा है। शादी करके सास अक्सर असुरक्षा के से घिर जाती हैं, बेटे पर हाथ कसने लगती हैं और बस यही से झगड़ा शुरू हो जाता है। यह सब अपनी अम्मा से भी कहा है कभी? नहीं कर पाया ना, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। आने वाले कुछ वर्षों में तुम भी तो सास बनने वाली हो, कुछ समझी? मैं क्या कहती, सिर्फ हंसकर रह गई कि कौन जाने जब सास बनूंगी तब मैं कैसी हो जाऊंगी। कहीं मैं भी अपनी बहू को वही ना परोसने लगूं जो मुझे मिलता रहा था।